Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss a new part, that is a part B, uh, mm, and that is that politics in India since independence. And from that part, we'll discuss about chapter 2, जो कि chapter 2 में दिया हुआ है तुम लोग का, nation building and its problems. जो कि मैंने लास्ट वीडियो में तुम लोगों को बोला था कि अभी आज हम लोग पार्ट बी डिस्कस करेंगे. Let's start. Before going to discuss about this chapter, I would like to tell something about the independence, okay, freedom of India, like how India got independence. So you all know that there were different movements that took place before independence of India in 1947. तो आई थिंक तुम लोगों को पता है कौन सा मूवमेंट हुआ था. नॉन वायलेंस मूवमेंट हुआ था, फिर क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था, राइट. तो ये जितना भी मूवमेंट है वो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है इस चैप्टर में. बट ये जो चैप्टर है एक्चुअली दिस चैप्टर इट स्टार्ट विद इंडिपेंडेंट डे, इंडिपेंडेंट नाइट कि जिस दिन इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, तो उससे ही ये चैप्टर शुरू होता है. और उसके बाद यू नो दैट इन दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वेर द डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ नेशन, अ नेशन बिल्डिंग. मतलब इंडिया जब इंडिपेंडेंट होता है तो मतलब इंडिया जो नेशन है, तो किस तरीके से इंडिया को न्यू तरीके से न्यू इंडिया का मैप को ड्रॉ किया जाएगा, या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस करना है, मतलब जितना भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एंड फिर लाइक हाउ दे विल ओवरकम of this problem. So we'll discuss in this chapter. Okay, let's start with introduction part. At midnight on 14-15 August 1947, India became free. तो हम सबको पता है कि इंडिया का फ्री हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 1450. अच्छा, 1415 इसीलिए बोला क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था और 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, राइट. मतलब इंडिया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज इंडिया इटसेल्फ एंड दैट पाकिस्तान. Jawaharlal Nehru, who was the first Prime Minister of India, addressed a special session of the Constituent Assembly at that night. और उसी दिन रात में इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक स्पीच शेयर किया था जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. और वो क्या था, हिज एड्रेस वाज अ फेमस अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच ही सेड. तो लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट विद डेस्टिनी. A trust with destiny means to make a deal secretly with your destiny. मतलब अपना जो डेस्टिनी है उनसे सीक्रेटली डील करना, इसको ही ट्रस्ट विद डेस्टिनी बोला जाता है. और उस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच में उन्होंने क्या बोला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड ए ट्रस्ट विद डेस्टिनी. बहुत साल पहले हम लोगों ने एक सीक्रेटली हम लोगों ने डील किया अपना डेस्टिनी से. एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर दैट प्लेट. तो अभी वो टाइम आ गया कि हमें क्या करना है, अपना जो जो भी हम लोगों ने जो मतलब जो भी प्रतिज्ञा हम लोगों ने लिया है, अभी उसको क्या करने का टाइम आ गया, उसको ओपन मतलब पूरी तरीके से ओपन मतलब उसको संपूर्ण फुलफिल करने का टाइम आ चुका है. नॉट होली और इन फुल मेशर्स, मतलब पूरी पूरा पूरा संपूर्ण तरीके से, होली का मतलब होली मतलब फुल्ली, नॉट फुल्ली या फिर फुल मेश्योरली, मतलब पूरा पूरी तरीके से नहीं, बट एटलीस्ट किस तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंटली, मतलब उस चीज़ को हमें क्या करना है, मतलब ओपन करना है, मतलब ठीक है. मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट के बारे में यहाँ पर बोला है. बट अ वेरी दैट इज़ अ सब्सटेंशियली का मतलब होता है इम्पॉर्टेंटली. एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, वो मिडनाइट आवर में जब पूरा दुनिया सो रहा होगा, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम. इंडिया मतलब जगा रहेगा किसके लिए, किस चीज़ के लिए, टू लाइफ एंड फ्रीडम, अपने जीवन और स्वाधीनता के लिए, मतलब राइट. उसी नाइट मतलब दैट 14-15 डे नाइट 1947.
India, however, own freedom in difficult, circumstances. India को बहुत difficult circumstances में अपना independent मिला. The country had been partitioned on the basis of Muhammad Ali Jinnah's two-nation theory. So in this chapter, you will be able to understand what was two-nation theory and who proposed this two-nation theory, and what that significantly mentioned in two-nation theory, and further the problem of communal violence, जो communal violence हुआ था इंडिपेंडेंट के समय में, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड एट द सेम टाइम we'll discuss about migration of refugees from Pakistan, that wasn't the situation, and also we'll discuss it, that there was a situation, in this situation, that the independent India started on its journey to achieve the objectives of nation building. उसी इंडिपेंडेंट में भी इंडिया ने अपना नेशन बिल्डिंग को जो पूरा करने के लिए जो मतलब ऑब्जेक्टिव्स जो लिया है उसको किस तरीके से फुलफिल करेगा, वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे. एंड प्लस इट वाज नॉट इजी टास्क. या डेफिनेटली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ इतना सरकमस्टेंस में, बैड पेनफुल सरकमस्टेंस में, तो ये टास्क वाज नॉट इजी एज द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस वाज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय द प्रॉब्लम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. क्योंकि जो स्टेट पहले इंडिया के अंदर में था, बट इट वाज नॉट stabilized, right? Map was not in shape, in a proper shape. तो उसको किस तरीके से मैप को एक प्रॉपर शेप देना है, बाउंड्री को किस तरीके से बनाना है, एंड जितना भी स्टेट है उसको किस तरीके से रीऑर्गेनाइज करना है, एंड जितना भी डिस्प्यूट्स है उसको किस तरीके से दैट आइडेंटिफाई करना है एंड सॉल्व करना है, उसके बारे में भी इन दिस चैप्टर विल डिस्कस. Okay, so let's start with our first topic, that is 3 challenges before independent India faced. तो इंडिया ने इंडिपेंडेंट होने से पहले या फिर उसके बाद 3 तरीके का चैलेंजेस को फेस किया था. ठीक है, इमीडिएटली after independence, India faced 3 challenges. These were, number 1, to shape a nation. ठीक है, ए नेशन को शेप देना है. दूसरा चैलेंजेस क्या था? टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. और तीसरा चैलेंज क्या था? टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी. ओके, तो पहला 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले टू शेप ए नेशन. सबसे पहला चैलेंज ये था लीडर के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, कि किस तरीके से इंडिया को इंडिया जो नेशन जो है उनको किस तरीके से एक शेप दिया जाए. यहाँ पर किस शेप के बारे में बोल रहा जा रहा है? पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, मतलब पॉलिटिकल शेप कैसे देना है. द फर्स्ट चैलेंज बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी. किस तरीके से एक पॉलिटिकली यूनिफिकेशन करना है, एक साथ में जोड़ना है, एंड प्लस जितना भी टेरिटरी है उसको कैसे इंटीग्रेट करना है. इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ कॉन्टिनेंशियल साइज एंड डाइवर्सिटी. हम सबको पता है इंडिया एक ऐसा लैंड है जो कॉन्टिनेंशियल साइज में है, राइट, और जो कि एक डाइवर्स कंट्री है, मतलब जहाँ पर डिफरेंट रिलीजन का लोग है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाला लोग है, जिसको एक साथ में डाइवर्स बोला जाता है. एंड देयर वेर अराउंड 600 स्टेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड पॉपुलेशन. और वहाँ पर ऑलमोस्ट 600 स्टेट्स था जिसका साइज़ भी डिफरेंट था, इवन पॉपुलेशन भी अलग अलग था सभी जगह में. एंड देयर आर ऑल्सो डाइवर्सिटीज़ ऑफ लैंग्वेजेस, कल्चर्स, रिलीजन्स. तो द पार्टीशन ऑफ द कंट्री क्रिएटेड दैट द फियर दैट इंडिया कुड नॉट बी केप्ट यूनाइटेड फॉर लॉन्ग. जो पार्टीशन जब इंडिया का हुआ तब ये भी एक डर हो गया था कि इंडिया ज़्यादा दिन तक क्या नहीं हो पाएगा, मतलब यूनाइटेड नहीं रह पाएगा. शायद आगे जाके इंडिया पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा एज लाइक सोवियत यूनियन जैसा. तो ऐसा एक डर का माहौल भी था. देयर वॉज ए सीरियस कंसर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया. और इंडिया का फ्यूचर को लेके भी बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि इंडिया अभी किस तरीके से पूरा नेशन को एक शेप दिया जाएगा. एंड दस पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री वाज द फर्स्ट चैलेंज बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया. तो इंडिया में पॉलिटिकल इंटीग्रेशन करना ही उसका पहला चैलेंज था, क्योंकि पहले पॉलिटिकल यूनिफिकेशन करना है, उसके बाद ही धीरे धीरे डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश होगा. तो हियर इज़ आवर सेकेंड चैलेंज, दैट इज़ टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी.
उसके बाद डेमोक्रेसी को भी एस्टैब्लिश करना है. एंड if democracy will be not established, then definitely that government will be not formed. So government can be formed only through the democracy, right? To the bringingness of the democratic society or democracy. The second challenge was to establish democracy. India adopted representative democracy. So we know that in India, what kind of democracy prevailed? That is representative and parliamentary form of government. It was essential to establish democratic practices in accordance with the principle of constitution. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो गया था कि डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो गया था. किस चीज़ के थ्रू? जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल में जो प्रिंसिपल्स के बारे में मेंशन किया गया था. आई थिंक यू ऑल नो दैट बिकॉज यू ऑल हैव स्टडीड इन एचएस फर्स्ट ईयर अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन प्रीएम्बल देयर वर अबाउट 4 जस्टिस के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में वहाँ पर बोला गया था, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, राइट, एंड इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में भी वहाँ पर बोला गया था. तो ये सब एकमात्र तभी पॉसिबल होगा जब डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया जाएगा. तो ये भी एक चैलेंजेस था. थर्ड चैलेंज दैट टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी. थर्ड चैलेंज वाज टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, विच मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेट आउट द वेलफेयर गोल्स. सो यू ऑल नो दैट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस थिंग्स ऑल्सो मेंशन अबाउट वेलफेयर गोल्स के बारे में, राइट. जैसे तुम लोग को DPSP का बारे में ज़रूर पता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी. उसमें भी वेलफेयर मतलब स्टेट का वेलफेयर के बारे में भी मेंशन किया गया था. एंड दैट द कंट्री मस्ट अचीव, और कंट्री को अचीव वो करना ही है. हैंस इफेक्टिव पॉलिसीज हैड टू बी फॉर्मुलेटेड. जो इफेक्टिव पॉलिसी उसको भी फॉर्मुलेटेड करना है एंड इम्प्लीमेंटेड भी करना है, सो दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी माइट बी अचीव. तभी जाके ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी जो है वो अचीव हो पाएगा. Thus, in conclusion part, the issue of national unity and security was the primary challenge at the time of independence. इसीलिए नेशनल यूनिटी को यूनिटी बनाना और सिक्योरिटी देना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइमरी चैलेंजेस था, प्राथमिक चैलेंजेस था. एंड बिसाइड दैट देयर वेर ऑल्सो चैलेंजेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी एंड अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इक्वालिटी एंड जस्टिस, विच इज मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. It goes to credit of India that she successfully faced the above challenges of nation building. And ये ट्रू हुआ कि इंडिया ने टू सम एक्सटेंट जो जितना भी चैलेंजेस था वो सक्सेसफुली फेस्ड किया. एक्चुअली अ नेशन इज एन इमेजिन कम्युनिटी दैट हेल्प टुगेदर बाय कॉमन बिलीव्स, राइट. एक नेशन बिल्डिंग या फिर नेशन बिल्डिंग का मीनिंग क्या है? दैट इज द पीपल दैट हैव अ टुगेदरली दैट दे हैव अ कॉमन बिलीव्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एस्पिरेशन एंड इमेजिनेशन, राइट. तो द फॉलोइंग फीचर्स दैट मेक इंडिया एज अ नेशन. कौन सा फीचर्स है जो इंडिया को एक नेशन बनाता है? जैसे कॉमन बिलीव्स एंड हिस्ट्री, राइट, क्योंकि एक नेशन में कॉमन बिलीव एंड हिस्ट्री रहना बहुत ज़रूरी है. डेमोक्रेटिक सेटअप करना एज पॉलिटिकल एस्पिरेशन एंड द गोल ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज वेलबींग ऑफ ऑल. So I hope you understood what were the 3 challenges. एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा आंसर क्या लिखोगे? नंबर 1 to shape the nation, second is to establish democracy, and third is to ensure the development and well-being of the society. Okay, next अब हम देखेंगे What was जवाहरलाल नेहरू's approach to secularism and nation building? नेशन बिल्डिंग में जवाहरलाल नेहरू का अप्रोच या फिर उनका रोल क्या था? When Jawaharlal Nehru was asked by Albert Einstein as to what was the most difficult task he faced as Prime Minister of India, तब एल्बर्ट जवाहरलाल नेहरू ने क्या रिप्लाई दिया? टू बिल्ड ए सेकुलर स्टेट, क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र गठन करना ही उनके लिए सबसे ज़्यादा क्या था? डिफ़िकल्ट था इन ए रिलीजियस सोसाइटी, बिकॉज इंडिया एक रिलीजियस सोसाइटी में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को क्रिएट करना इट्स रियली डिफ़िकल्ट. एंड ही यूज्ड वेरियस रीज़न फॉर कीपिंग इंडिया सेक्युलर. तो क्या क्या रीज़न है जो इंडिया को सेकुलरिज्म उन्होंने बनाया? नेहरू फेल्ट दैट इंडिया शुड बी सेकुलर स्टेट वेयर ऑल सिटीजन वुड बी ट्रीटेड एज इक्वल. ही वॉज ओपोज टू मेजॉरिटी डोमिनेशन ओवर द माइनॉरिटी. तो वो किस चीज़ को अवॉइड करता था या फिर ओपोज किया था कि मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेशन ना करे. ही आर्ग्यूड दैट वी मस्ट गिव द मुस्लिम माइनॉरिटी सिक्योरिटी एंड द राइट ऑफ सिटीजन इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट. तो उनका ये मकसद था. जैसे कि देखो, यू शुड नो
जब इंडिया डिवाइड हुआ 1947 में, पाकिस्तान जब अलग हो गया था, तो पाकिस्तान में कितना हिंदू लोगों को मारा गया, राइट। तो पाकिस्तान में क्या था कि हिंदू लोगों को वहाँ पर नहीं रहने के लिए दिया गया। बट जब इंडिया में जो मुस्लिम लोग था, तब नेहरू ने ये बोला कि पाकिस्तान ने ज़रूर इस तरीके का मतलब जो अनइवन जो मतलब चीज़ उन लोगों ने किया है, जो अत्याचार किया है, मतलब हैरेसमेंट दिया है हिंदूज़ के ऊपर, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर हम लोग और उन लोगों में डिफरेंस क्या रह जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि मुस्लिम माइनॉरिटी सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड द राइट्स ऑफ सिटीजन इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट। मतलब कहाँ पर जो मुस्लिम का सिक्योरिटी एंड उनका राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट। थर्ड पॉइंट, Nehru's arguments in favor of secularism and special protection to the minorities were not only ethical and sentimental, but also there were some, prudential reasons. And he was convinced that the secular nature would help India to realize the goal and principle of socialism. एकमात्र सेकुलरिज्म नेचर ही है जो इंडिया को किस चीज़ में रियलाइज़ करने के लिए मतलब अच्छा होगा, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म, इक्वालिटी, लिबर्टी, फेटर्निटी। इस चीज़ का मीनिंग क्या है? क्योंकि हम लोगों ने जब भी देखो, तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में जब पढ़ा था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का मीनिंग क्या, लाइक टू दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ लाइक कास्ट, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, वट एवर इट इज़। तो ये एकमात्र सेकुलरिज्म के थ्रू ही ये पॉसिबल है, सभी को एक साथ में यूनाइटेड करना। तो इसीलिए उन्होंने सेकुलरिज्म को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। इवन नेक्स्ट पॉइंट, नेहरू's approach to nation building was influenced by the सोवियत मॉडल ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ठीक है, नेहरू का जो अप्रोच है जो नेशन बिल्डिंग का, वो किससे इन्फ्लुएंस था, बाय द सोवियत मॉडल ऑफ प्लान डेवलपमेंट। क्योंकि सोवियत मॉडल में भी इस तरीके का सेकुलरिज्म वाला ही सिस्टम था ना, जो गवर्नमेंट स्टेट ओनरशिप था, स्टेट सेंटर था। एंड ही वॉज कन्विंस्ड दैट द सोवियत मॉडल वुड एनेबल इंडिया टू ओवरकम द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड स्पीड अप द पेस, द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एकमात्र दैट सोवियत मॉडल के थ्रू ही मतलब क्या हो सकता है कि इंडिया में भी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है। अंडर नेहरूज एवेल गाइडेंस एंड लीडरशिप, इंडिया एडॉप्टेड ए डेवलपमेंट मॉडल बेस्ड ऑन सेकुलरिज्म एंड प्लूरलिज्म एंड वेलफेयरिज्म, एंड दिस वॉज नेम्ड एज द फेमस नेहरूवियन अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। और इसी तीनों चीज़ को क्या बोला जाता है, नेहरूवियन अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। सो व्हाट वेर द नेहरूवियन अप्रोच टू द नेशन बिल्डिंग? तो लाइक दैट सेकुलरिज्म, प्लूरलिज्म एंड वेलफेयरिज्म। याद रखना, सेकुलरिज्म का मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्षवाद, प्लूरलिज्म का मतलब क्या होता है, प्लूरलिज्म मतलब बहुतवादी बात, मतलब सभी को लेके मतलब एक साथ में सोचना। एंड वेलफेयरिज्म का मतलब सभी का जन कल्याण करना, मतलब सभी को सबका कल्याण करना सोसाइटी में। तो नाउ विल सी, अभी हम देखेंगे तो ये था नेहरू का अप्रोच। तो अभी हमें देखना है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ ओके, आई थिंक नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वाला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो ठीक है, अगर ये वीडियो तुम लोग अच्छा लगता है तो तुम लोग इसको लाइक कर देना, एंड स्पेशली इसको शेयर करना मत भूलना, बिकॉज जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा है मतलब कुछ भी, तो एटलीस्ट ये वीडियो के थ्रू अगर उसको कुछ भी हेल्प होगा तो इट विल बी रियली दैट a pleasure to me, right? Okay, thank you so much. We'll see next video.